Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, we are dealing with a concept, और concept में हम बात करने वाले हैं, हमने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत सारा चर्चा किया है, बहुत सारी बातें की हैं और आपको क्लैरिटी है पूरी तरह, आपने वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती है तो क्या होती है, राइट। नेचर में हमने बहुत सारे एनवायरनमेंट के ऊपर और भी बहुत सारे हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड स्पेशली किस तरह के एनवायरनमेंट का, किस तरह के जो जोन्स वगैरह हैं, हमने वो सब भी डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, जिसके बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की चर्चा की थी और मुझे वो क्लिक किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि जब मैंने IGKO के पुराने पेपर्स जब सर्च किए तो उसमें ये समझ में आया कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ही की क्लास में IGKO 9th में जब मैंने क्वेश्चन सर्च किए तो जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं, सैम्पलर्स हैं, उनमें भी और जो पुराने जो पेपर्स हैं उनमें भी इसके ऊपर सवाल आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस लिहाज से कि अगर हमें एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हम IGKO के, तो जैसे कि इसके ऊपर से क्वेश्चन बने हैं तो ऑब्वियसली आगे के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसमें आगे और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम पूरी की पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, राइट। उसमें जितने भी लेवल्स हैं, चाहे हम वो लैंड, वाटर, सी सबकी बात कर रहे हैं, लैंड, वाटर, एयर, सब पे बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, है ना। उसमें प्लांट और एनिमल सबकी स्पीशीज़ आ जाती हैं, फ्लोरा, फौना सब कुछ कवर होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जैसे मैंने कहा इट इज़ वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके बाद हम सीधे MCQs स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये टुवर्ड्स द एंड का टॉपिक है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी थ्रू विद दिस। फिर क्योंकि MCQs से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ऑलराइट, और एक और बात मैं बता दूं कि जब आप मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं तो आप 100% फ्री चैनल है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। बट एक चीज़ है कि पढ़ाई जो करनी है वो करनी होती है बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो अपन आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स। अब जब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी तो आप समझ गए क्या हो रहा है, मतलब ग्लोब पे पूरी दुनिया में, जैसे कि यहाँ पर है ये जो पूरी अपनी दुनिया बनी हुई है, ठीक है, दुनिया में जितनी ये प्रकार प्रजातियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें अगर हम इंसान भी बना देते हैं, अगर हम उसमें इंसान भी बना देते हैं तो वो भी इसमें बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, राइट। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो सब कुछ पेड़, घास, फूस, जो यहाँ पे मगरमच्छ भाई साहब दिख रहे हैं, वो यहाँ पे पानी होता है तो मछलियाँ होती हैं, सब कुछ जो है ये डाइवर्सिफिकेशन जो है, जो लाइफ फॉर्म्स का डाइवर्सिफिकेशन है दुनिया में, उसको हम कहते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। ये आप समझ गए, ठीक है, सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बायो मतलब लाइफ फॉर्म, डाइवर्सिटी मतलब के विभिन्नता। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं जिनकी डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स आप जानते हैं कि कोई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आप देख लेते हैं, जहाँ पे जैसे अपन किसी भी चीज़ का हॉटस्पॉट क्या बोलते हैं कि हॉटस्पॉट वो जहाँ पे किसी भी चीज़ का संग्रह हो या जो बहुत ही हॉटशॉट हो, या ना हॉटस्पॉट है किसी चीज़ का, अपन बोलते हैं ना कि भैया वो इस चीज़ का मतलब वहाँ पे आप चले जाओ, दिस इज द हॉटस्पॉट फॉर द यंगस्टर्स और दिस इज द हॉटस्पॉट फॉर फलाना फलाना। किसी भी चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं हॉटस्पॉट मतलब क्या, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। आप कह दो कि भाई हमारी शहर है, उसमें एक कैफेटेरिया है या एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो तो हॉटस्पॉट है, बन गया है आजकल। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठा होती है, या सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे जमा होते हैं, राइट। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट क्या हो गया, एक तरह का आप कह सकते हैं, एक जगह की आपने जगह रीजन को आपने बात कर ली और उसमें आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है आके इनका जमावड़ा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के लोग, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या मतलब हुआ, बेसिकली वही मतलब हुआ कि आप ऐसा रीजन एक मान लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादातर सबसे ज़्यादा विभिन्नता मिलेंगी, सबसे ज़्यादा आपको फ्लोरा फौना की वेराइटीज़ या स्पीशीज़ मिलेंगी और सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी, और वो स्पीशीज़ अपने आप में स्पेशल भी होंगी और इंडेंजर्ड भी होंगी, राइट। तो इसकी बात हो रही है, मतलब नेसेसरली इंडेंजर्ड नहीं हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रिचनेस वही मिलेगी बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। उसकी बाट कर लेते हैं हम। अब इसको टर्म अगर समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था आपके IGKO में पुराने पेपर्स में, उसमें सबसे पहले था कि ये टर्म जो है वो लाया कौन था, किसने इसको कॉइन किया था। जो नाम है उसका, वो उनका नाम है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे और कंजर्वेशनिस्ट थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशनिस्ट कहलाते हैं ये। और ये इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि जब आप इनकी बात करते हैं तो ये पहले ऐसे कंजर्वेशनिस्ट थे, इनका देहांत हुआ 85 की एज में, अभी अभी हुआ है 2019 में। और ये पहले ऐसे कंजर्वेशनिस्ट थे जिन्होंने बात की
बायोडाइवर्सिटी की और एंडेमिज्म की। ठीक है, तो जब आपने ये बात की तो एंडेमिज्म की बात करने वाले या ये कहने वाले कि आपको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स ढूंढने पड़ेंगे, या आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो रीजन है वर्ल्ड में जो कि ज़्यादा प्रोन है या ज़्यादा वल्नरेबल हैं बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। ये बात करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का अगर आप ये टर्म की बात करते हैं तो वो नॉर्मन मेयर्स ने आई थी। और ये सबसे बड़ी बात कहाँ की थी, उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए थे, आर्टिकल पब्लिश किए थे, कहाँ पे, द एनवायरमेंटलिस्ट में। ठीक है, द एनवायरमेंटलिस्ट में उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे, जिसमें सबसे पहले इसके ऊपर बात होना चालू हुई, इस चर्चा होना चालू हुई, जो कि उन्होंने 1988 में और 1990 में की है। ठीक है, इससे आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, ये फ्रंट लाइन में आई। ऑलराइट, उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा होना चालू हुई, उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा शोध होना चालू हुआ, बहुत लोगों का, बहुत ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ी बड़ी संस्थाओं का इसके ऊपर ध्यान जाना चालू हुआ। उसके बाद इन्होंने बात की, एक तरह से इन्होंने अपने को रिवाइज किया और इन्होंने बात की हॉटस्पॉट्स की बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स में उन्होंने बात की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात की, इन्होंने उसमें बात की जो कि रिचेस्ट जो रीजन्स हैं उनकी बात की, और इसमें उन्होंने बात की एंडेमिक्स की, मतलब उन्होंने बात की कि वो जगह, वो चीज़ें, वो स्पीशीज़ जो कि एक रीजन स्पेसिफिक जगहों पर ही उगती हैं। राइट, तो ये उन्होंने जो नेक्स्ट पेपर जो उन्होंने पब्लिश किया अपने कोलीग्स के साथ इसके ऊपर, ये एक अलग सा माइलस्टोन बना जो उन्होंने किया किसमें, द नेचुरलिस्ट में। ठीक है, 2 पेपर इन्होंने पब्लिश किए इसमें, और साल जो था वो था 2000 में। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक स्टडी का ग्राउंड बना, जिसमें आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको मालूम है WHO ने फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप कह सकते हैं क्या कहा, उन्होंने उसको रिकग्निशन दिया। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको, नॉर्मन मेयर्स को। बात सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की किसने की थी, अगर हम बात करेंगे उसमें, तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं कहा जाता, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोई और है। कौन है, उनका नाम आप मुझे इसमें लिख के देंगे। ठीक है, वो भी एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका नाम आता है उसमें, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, अभी क्या बात की थी, अब अपन आ जाते हैं वापस नॉर्मन मेयर्स पे। और नॉर्मन मेयर्स ने डिफाइन किया था रीजन जो कि ज़्यादा किसके लिए फेमस है, हाई स्पीशीज़ के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचनेस है, और 2 फैक्टर्स पे बात की थी उनने, और एंडेमिज्म पे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं विद enormous number of species that exist on the earth, it is remarkable that the distribution of these species is so highly concentrated in specific areas. Actually आप देखते हैं जब, तो आप इंडिया में या वर्ल्ड में अगर आप बात करते हैं तो आपको मालूम है कि कुछ इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, इतना सारी वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स, सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे खंड हैं, कुछ कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी या फिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा भरा हुआ है, ज़्यादा डेंस है, बाकी सारी जगहों पे स्पार्स है। राइट, कुछ जगहों पे वो डेंस है, तो उसकी बात की जा रही है। और वो क्यों है इस तरह से, वो अभी भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं शोध का विषय है कि इस तरह से क्यों है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजन क्यों है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें आप बात करते हैं स्पेसिफिक कुछ कुछ चीज़ें जो है किसी किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही मिलती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उस कंट्री के अलावा उस तरह की अगर आप बोलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं और नहीं है। ठीक है, तो भी अगर आप देख लेते हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन भी हैं, तो भी कुछ स्पीशीज जो है वो एंडेमिक्स होती हैं, वो वहीं के वहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके क्या रीजन है, क्या वजह है, ये जो है अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये अभी भी शोध का विषय है जिसपे साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस की जब हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्लोब। 2/3 जो है इसमें से 2/3 जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पर है स्पीशीज़, वो ट्रॉपिकल एरियाज में है, जिसमें अगर आप बात करते हैं 2/3 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एरियाज में है, जिसमें से भी आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या अभी भी जैसे मैंने कहा कि कई सदियों से, कई दशक से, जब से इसके ऊपर बात होना चालू हुई है, जब से एनवायरनमेंट के ऊपर, जब से शोध होना चालू हुआ है इन सब मुद्दों पर, नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तब से जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को आकलन करने में लगे हुए हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों, कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्यों है, आप समझ सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। राइट, लेकिन
अगर दो शहरों की, दो जगहों की, दो जो जो रीजन्स हैं उनकी अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सेम है तो भी ये बात देखी गई है कि तो भी उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं, in order to prioritize the area that should be protected, scientists look for areas that are home to large number of species, especially those species that are under threat of extinction and that are currently being destroyed at the fast pace। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं या उनको सेव करने की बात करते हैं, तो वैसे तो हमें पूरी दुनिया के ही अगर आप बात करते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने की ज़रूरत है, या हमें पूरी दुनिया के ही अगर आप बात करते हैं फ्लोरा फौना उसको सेव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम रीजन्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स की, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऐसे रीजन स्पॉट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको मालूम है सबसे ज़्यादा रिचनेस है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, राइट। तो अगर आप पूरी सबको नहीं बचा सकते, यू कैन नॉट सेव एवरीथिंग फ्रॉम द डूम मे बी, राइट। यू प्लान टू डू दैट, यू वांट टू डू दैट, आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि मैं इसको बचा सकता हूँ या इसको बचा सकता हूँ, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 25 हैं, तो जाहिर सी बात है यू विल गो फॉर 25, ठीक है। तो इसी तरह साइंटिस्ट वर्क करते हैं कि वैसे तो हमें पूरी दुनिया में ही कंजर्वेशन पे बात करनी चाहिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करनी चाहिए, एनवायरमेंट को बचाने की बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और उसको वो स्पेसिफिकली फिगर आउट करते हैं, टारगेट आउट करते हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, या फिर ये तो वो स्पीशीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की, या फिर ऐसे क्षेत्रों को आप फिगर आउट करते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है, या तब सबसे तेज़ी से इसका ग्राफ जो है वो नीचे आता जा रहा है, सबसे ज़्यादा ये हैम्पर हो रही है, राइट। तो उनको आप पकड़ने की कोशिश करते हो, उनको आप रोकने की कोशिश करते हो, उनको आप स्पॉट करने की कोशिश करते हो, है ना। फिर इसमें अगर आप देखते हैं ये एरियाज जो हैं ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और इनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब अगर हम बात करते हैं नॉर्मन मेयर्स की, तो उन्होंने शुरुआत की थी 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के साथ, लेकिन बाद में इसके ऊपर शोध जैसे बढ़ता गया, इस विषय पे जैसे जैसे और शोध होता गया, लोग पढ़ते गए, लोग समझते गए, WHO जब बीच में आया सीन में, बहुत सारी चीज़ें जब चेंज हुई, बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट और ब्रेन्स जो एक साथ आए, तो उन्होंने फाइनली पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो क्लेम किए, राइट। और ये नंबर जो है बढ़ सकते हैं, अभी आंकड़े और भी ऊपर जा सकते हैं, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। अगर हम इसमें बात कर सकते हैं, इसमें सबसे ऊपर जो आता है, नाम आता है वो कैलिफोर्निया का आता है, कैलिफोर्निया का आता है, ठीक है। ये लोगों के लिए बड़ा अचरज भी है इस बात का कि इतनी पूरी दुनिया में अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट नहीं आता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सुंदरबन नहीं आते, आपको कैलिफोर्निया क्यों आता है। कैलिफोर्निया क्यों आता है इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था और पढ़ाया था, तो सबसे पहला सवाल मुझसे भी यही किया गया था, वाई कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्यों आता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, इसमें 2 चीज़ें क्रूशल हैं। कैलिफोर्निया तो हम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी प्लेस जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनेगी, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में जो आती है, तो पहला जो क्राइटेरिया है उसका वो क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ देयर, कि कितनी वैरायटी वहाँ पे पाई जाती है, कितनी वैरायटी अलग अलग स्पीशीज़ की वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ करता है कि क्या वो एरिया एंडेंजर्ड है या नहीं है, और उस स्पीशीज़ जो वहाँ पाई जाती हैं वो बढ़ रही हैं, या उनका जो संख्या है वो घट रही है, या एंडेंजर्ड की लिस्ट में है, या विलुप्त हो चुकी हैं, कितना एक्सटेंशन रेट है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं एलैबोरेट करूँ आपको, तो आप सबसे पहली चीज़ समझिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अगर हम कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से समझते हैं, तो एक रीजन को कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है अगर वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आना चाहता है तो, ठीक है। उसमें से अगर क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं, 2 मेन क्राइटेरिया हैं, पर और भी क्राइटेरिया उसमें हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि रीजन को एटलीस्ट कम से कम 1500 जो है वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अब वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज़ अपन ने पूरा किंगडम प्लांटे किया हुआ है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये आता है शब्द लैटिन से वेस्कुलम से, जिसका मतलब क्या होता है, डक्ट, ठीक है। इतना तो समझ गए हो। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब क्या, लैंड प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा नोन प्रजातियां जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, तकरीबन 3 लाख नॉन प्रजातियां हैं वेस्कुलर प्लांट्स की। और इसमें जाइलम जो होता है, आपको मालूम है वो क्या काम करता है, जैसे कि जाइलम काम करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट से पहुंचाने का, तो उनको हम कहते हैं क्या, वेस्कुलर प्लांट्स,
ठीक है। तो उसकी कम से कम 1500 प्रजातियां यहाँ पे होनी चाहिए, एक स्पीशीज की अलग अलग तरह की प्रजातियां होनी चाहिए, ठीक है, लैंड प्लांट्स की। और उसके अलावा उनको हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडेमिज्म का फंडा आप बार बार इस टर्म में सुनेंगे। एंडेमिज्म क्या होता है बेसिकली कि कोई भी स्पीशीज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में स्पेशली पाई जाती है, या कोई रीजन स्पेसिफिक है, मतलब आपको वो चीज़ जो है वो प्लांट की स्पीशीज है या एनिमल है, अगर कोई भी है तो वो सिर्फ उसी रीजन में, उसी जो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है वहीं पाया जाएगा इन द वर्ल्ड, और वो कहीं पे भी उसकी प्रजाति नहीं पाई जाएगी। उसकी वो जो है वो उसका मतलब दैट इज जस्ट अ प्लेस स्पेसिफिक, कि वो यही है और कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एंडेमिज्म। अब क्या होता है, कई लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं इंडिजिनस से। इंडिजिनस होता है लोकल, जो वहीं का लोकल हो, स्थानीय हो, वो एंडेमिज्म से डिफरेंट होता है, ठीक है। इंडिजिनस मतलब लोकल है लेकिन वो कहीं और भी जा सकता है। मतलब आप मान लीजिए कि अगर कोई प्लांट है जो कि इंडिया में उगता है या साउथ अफ्रीका में उगता है फॉर दैट मैटर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में उगता है, लेकिन वो प्लांट जो है वो अगर आपको कहीं और मिल रहा है, से आपको अमेरिका में कहीं आपको मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी उगता है, या वो प्लांट की जो वैरायटी है आपको लगता है कि वो इंडिया में भी उगती है या ऑस्ट्रेलिया में उगती है, तो फिर वो एंडेमिक नहीं है, ठीक है, एंडेमिज्म के उससे बाहर चला जाएगा दायरे से। वो इंडिजिनस साउथ अफ्रीका जरूर हो सकता है लेकिन वो एंडेमिज्म में नहीं आता, वो क्योंकि वो अलग अलग रीजन में पाया जाता है। पर इसके अलावा इसके विपरीत क्या हुआ कि कोई प्लांट जो है आपको मालूम है कि वो भाई एक ही क्षेत्र में पाया जाता है पूरी दुनिया में, और उसकी कहीं पे भी कोई भी जिसको आप कहते हैं कि उसकी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, या दूसरे स्पेसिमेन नहीं मिलेगा आपको, तो आप उसको बोलते हैं एंडेमिज्म, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें के देखा जाता है कि पहली बात तो क्या कि आपके एक जो रीजन की आप बात कर रहे हैं उसमें कम से कम 1500 स्पीशीज हो वेस्कुलर प्लांट्स की, दूसरी बात हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं उस जगह को, कम से कम जो बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं उसमें कम से कम 30% या कम भी हो सकता है, 19-20 भी हो सकता है, ओरिजिनल हैबिटेट हो जो कि थ्रेटेंड हो, मतलब कि वहीं का वहीं स्थानीय हो और जो कि अभी थ्रेटेंड हो, इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गया हो या आ सकता हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं अपने उसमें, तो इंडिया इज नोन फॉर द रिच बायोडाइवर्सिटी, और हमारे यहाँ तकरीबन कितना है 24.46%। अगर हम जोग्राफिकल एरिया बात करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है, ये हम जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारी लिस्टिंग में अगर बात करते हैं तो आपको टॉप 10 कंट्रीज अगर आप वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो उसमें हमारा नाम आता है। रशिया टॉप मोस्ट आता है, आपको मालूम है। बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील हो गया, या आपको मालूम है कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये हमसे ऊपर आते हैं। इसमें हालांकि एक और चीज़ है कि इसमें कोंगो वोंगो टाइप की कंट्रीज़ भी हमसे ऊपर आती हैं, ठीक है, तो वो तो अपन रहने ही दें, लेकिन हाँ अपन टॉप 10 में अभी भी आते हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर अभी भी है हमारे पास, जिसमें से भी मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से हैं, वो हम इस नक्शे की तरह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं समझा दूं, सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है हिमालयास, ठीक है। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है आपका आता है हिमालयास। दूसरा आता है आपका इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तीसरा आता है आपका वेस्टर्न घाट, और फिर आता है आपका सनलैंड, ठीक है। अब इसमें अगर अपन समझने की कोशिश करें इसको, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट तो आपको ये मालूम है, ये पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है अपना, जो 1600 किलोमीटर के जो वेस्टर्न एरिया है अपना, जो कोस्ट है अपना, जो कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र से होकर नीचे केरल तक जाता है, ये वेस्टर्न घाट्स का क्षेत्र कहलाता है। वेस्टर्न घाट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है जब आप बात करते हैं स्पीशीज़ की, फ्लोरा फोना की, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है ये हमारे यहाँ आता है। इसके अलावा आपको मालूम है हिमालय का जो रीजन आता है पूरा, ये जो रीजन है हिमालय का, ये सबसे ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी में आता है। तब ये क्यों आता है, एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कहें कि सबसे ज़्यादा रिचनेस तो नहीं है, रिचनेस इन द सेंस ऑफ अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं एंडेमिज्म के दृष्टि से ये सबसे ऊपर आता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है। तो एंडेमिज्म की दृष्टि से ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इंडो बर्मा है। इंडो बर्मा आपको मालूम है क्या होता है, इंडो बर्मा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात है कि कुछ प्रजातियां जो है आपको सबसे ज़्यादा और सबसे स्पेशली आपको सिर्फ यहीं पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाती। तो एंडेमिज्म का फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें, और ऑफकोर्स रिचनेस तो इसमें है ही, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वो एरिया है जहाँ पे आपको आप सुंदरवन वगैरह की भी बात कर सकते हैं जो कि सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है, ठीक है। फिर बाकी आप सनलैंड्स की बात करते हैं वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्षेत्र आपको क्लियर हो गए। अब इसमें जब हम सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की, हिमालय आपको मालूम है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी, अगर आप पीक्स की बात करते हैं
जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में हाईएस्ट जो रेंज है वो आपको मालूम है हिमालयाज़ है, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं अगर आप हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हिमालयाज़ को ओवरऑल कंप्राइज क्या करता है, उसको आपने अलग अलग 3 आपको रेंजेस में डिवाइड करते हैं हिमालय, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, हमको रेंजेस में नहीं पढ़ना है इसकी, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर आप इसका जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो आपको मालूम है कि पूरा जो क्षेत्र है वो हिमालय का आपको नीचे तक जाता है, कहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक उतरता हुआ दिखता है, ठीक है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आ जाता है, भूटान, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल भी आ जाता है, ठीक है। इस रीजन को अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय को, तो ये रिकॉर्ड करता है कितनी, जैसे मैंने कहा एंडेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्टर, कि 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी स्पीशीज हैं। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फ्लोरा फौना आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है कि वहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्लांटेशन या फ्लोरा फौना या आप कहें कि बहुत ज़्यादा प्लांट लगते हैं, बहुत सारी वेराइटी ऑफ ट्रीज है, तो वो नहीं मिलेंगे आपको। कुछ नंबर ऑफ ट्रीज मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेराइटी मिलती है, स्पीशीज आपको वाइल्ड लाइफ की बहुत अलग मिल जाएंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिसमें अगर आप बात करते हैं तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन विलुप्ति की कगार पे है और वो आपको कहीं और मिलती नहीं है। एंडेमिज्म का जो फंडा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो जो है, या वन हॉर्न राइनो जो है, अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं और ये एंडेंजरमेंट की कगार पे है। इसमें से प्लांट स्पीशीज़ की भी मैं अगर कुछ बात कर लूँ तो हिमालय में कुछ ऐसे प्लांट लगते हैं उस क्षेत्र में जो ऑब्वियसली सिर्फ उतना ही कोल्ड क्लाइमेट या उतना ही वेदर जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, कहीं और अगर आप उनको ले जाके लगाना चाहें तो वहाँ पे वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज उनकी जो बनावट है या उनकी आप जिसको कहते हैं कि उनकी जो फिजियोलॉजी है वो उस तरह की है कि दे आर मेंट टू बी ऑन दैट अल्टीट्यूड, राइट। तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें 10,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ वहीं की रीजन स्पेसिफिक है, ऑलराइट। अब इसमें से अगर आप देखते हैं तो उसमें से भी 10,000 में से 3,160 जो है वो कम्प्लीटली एंडेमिक है, मतलब कितनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगी। और इसमें इसके अलावा भी बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, देखा जाए तो एल्प्स भी हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, वो भी बहुत एल्टीट्यूड पे है, वो भी माउंटेन रेंज है। वहाँ पे क्यों नहीं होता, वहाँ पे किसलिए नहीं होता, उसका क्या रीजंस हैं, क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, या आप कह सकते हैं इंडिजिनस का एक पर्टिकुलर का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आपको जो भी रीजंस हैं इस पर अभी बहुत ज़्यादा शोध अभी भी चल रहा है, लेकिन बात आ जाती है घूम फिर के कि 10,000 जो प्लांट स्पीशीज़ है उसमें से 3,160 जो है वो एंडेमिक है, जो सिर्फ आपको हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगी। और इस माउंटेन रेंज को अगर आप एरिया वाइज कवर करने की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एरिया जो है कवर करता है, मतलब इसका अगर आप एरिया बात करते हैं तो 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हिमालयन रीजन जो है वो कवर करता है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बात की जा रही है जिसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो बर्मन रीजन की। इंडो बर्मा रीजन जो कि आपको मालूम है डिस्टेंस अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं लास्ट 12 साल के जो आंकड़े सामने आए हैं तो 6 लार्ज मैमल स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन, मतलब अभी भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अगर आप कहेंगे कि 2012 मतलब अभी तो हमको लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया समझ लिया दुनिया में, लेकिन आज भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं और इतनी ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं दुनिया में जहाँ इंसान अभी भी पहुँच नहीं पाया है, ठीक है। तो अभी आप बात करते हैं तो 6 लार्ज मैमल स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर किए गई हैं वहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें रीजन में, जिसमें आप समझ सकते हैं the large antlered muntjac, the Annamite muntjac, the grey shanked duck and the Annamite striped rabbit, a leaf deer and the saola। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है जब सवाल किया जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि हाल में, कौन कौन सी मैमल स्पीशीज़ हैं जो कि हाल में लास्ट 12 साल में पता चली हैं। कहाँ पे पता चली हैं? इंडो बर्मा रीजन में पता चली हैं, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इंडो बर्मा का वहाँ पता चली हैं। और इसमें से आपको ये भी पता चलेगा कि लार्ज एंटलर्ड मुंजाक की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह के डियर होते हैं, एंटलर्ड जिनको आप कहते हैं ना डियर, वो उस तरह की उनकी वो होते हैं, हिरण होते हैं एक तरह के, ठीक है। अगर आप उसको बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर अगर हॉटस्पॉट की हम बात करते हैं तो ये एंडेमिक है। यहाँ पे एक तरह के फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज भी पाई जाती है जो कि सिर्फ यहीं पाई जाती है पूरे विश्व में, ठीक है। इसमें से अगर आप बात करते हैं ये तकरीबन अभी थ्रेटन्ड है विद एक्सटिंक्शन। हालांकि मुंजाक की अगर हम बात करते हैं तो मुंजाक्स को अगर आप कहते हैं तो IUCN की लिस्ट में अगर कहते हैं आप तो बहुत ज़्यादा डेंजर्ड नहीं है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में से नहीं आता है ये, लेकिन ये फिलहाल अभी अभी नए नए तौर पे
पे आपको उसमें नई वेराइटी जो है वो पाई गई है, मिली है। ठीक है, अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर टर्टल जो है, ये इनकी जो एक स्पीशीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ के एंडेमिक है, वो अब ऑलमोस्ट जो है वो एक्सटेंशन की कगार पर है। इसको थ्रेटन्ड है वो कि एक्सटिंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है और हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा। इस कारण उसको कहा जा रहा है कि वो लिस्ट में रखा गया है हाईली एंडेंजर्ड की। अब इसमें से इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 1300 ऐसी डिफरेंट बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जिसमें थ्रेटन्ड अगर आप बात करते हैं तो इसमें वाइट ईयर्ड नाइट हेरन है, ग्रे क्राउंड क्रॉशियस है एंड ऑरेंज नेक पैट्रिजेस हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, और ये भी जो है ये थ्रेटन्ड की लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस क्या समझ में आई? अगर आप इंडो बर्मा रीजन की बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात क्षेत्र वाइज बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे 6 ऐसी प्रजातियाँ मिली हैं जो 2012 में के बाद आप मान लीजिए कि तकरीबन 12 साल में अभी पाई गई हैं। मतलब आप इसको तकरीबन आप गिन लीजिए कि 2010 के आसपास से अगर आप बात करते हैं तो उसको पाई गई हैं वहाँ पर। ठीक है, हालांकि एंडेंजर नहीं है, लेकिन उससे पहले लोग इसकी ये वैरायटी जानते नहीं थे। उसके बाद आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो है टर्टल की, वो यहीं पाई जाती है। इसको बचाने का बहुत काम जो है बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि इसमें हैबिटेट लॉस की वजह से, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से इसका लॉस हो रहा है और ये विलुप्ति की कगार पे है। और बाकी यहाँ पे 1300 डिफरेंट बर्ड्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब वेस्टर्न घाट्स की हम बात कर लेते हैं। जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि वेस्टर्न घाट्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, मतलब ईस्टर्न घाट से कई गुना ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स की अहमियत है हर तौर पे। और 1600 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आप क्षेत्र कहते हैं, स्ट्रेच ऑफ 1600 किलोमीटर्स, तो उसको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यूनेस्को की भी साइट है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पर है? वेस्टर्न एज पे है पेनिनसुलर इंडिया के। और अगर आप बात करते हैं तो बहुत थिक डेसिडस फॉरेस्ट की कवर है यहाँ पे, और रेन फॉरेस्ट का कवर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर के तौर पे मानते हैं तो भी ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आप यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को ने इसको माना जाता है, यूनेस्को ने इसको कहा है, इसको हेरिटेज का दर्जा दिया है इन द सेंस कि इसमें माना जाता है कि इट इज़ अ होम टू 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोरा, फौना, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिश स्पीशीज़। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आपको पूरा रिचनेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलता है कि आपको इतनी सारी जो दुनिया में थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे आप रेप्टाइल्स की बात कर लीजिए, एम्फीबियंस की बात कर लीजिए, आप फिशेस की बात कर लीजिए, प्लांट स्पीशीज़ की, ट्री स्पीशीज़ की, वो सब कुछ आपको कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ मिल जाएगा? वेस्टर्न घाट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल साइट इवन फॉर द वर्ल्ड जोग्राफी। अगर आप वर्ल्ड जोग्राफी में भी बात करते हैं तो बहुत क्रूशल साइट मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है वेस्टर्न घाट्स। ओरिजिनली अगर आप वेजिटेशन की बात करते हैं तो वो कितने एरिया में है? यहाँ पे आप देख लीजिए 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर में होता है। ठीक है, पर इसको अगर आप बात करते हैं तो ये तकरीबन अभी किस हिसाब से रिड्यूस हो रहा है। और क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है इसको हमें सेफगार्ड करना है, इसको हमें बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप नंबर देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे, मानक देखेंगे, तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ हुई हैं, किस तरह से लॉगिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं, किस तरह से अगर आप बात करते हैं हैबिटेट लॉस का, तो कितनी बड़ी स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस हुआ है और कितना बड़ा जो फॉरेस्ट कवर है वो आप कह सकते हैं कि कम हुआ है। कि आप बात कर सकते हैं कि एक टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एरिया, ओवरऑल क्षेत्र जो हम बात करते हैं वो कितना है? 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये रिड्यूस होके कितना हो गया है? मतलब आप बात कर लीजिए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर तक सिमट गया है ये। तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपको बीच में जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्जर्वेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह ने इस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी इस पर चलाए थे। यू हैव टू सेव द वेस्टर्न घाट्स एंड यू हैव टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आपको वेस्टर्न घाट्स को सेव डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा वाइबल लोकेशन मानी जाती है बल्कि कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अगर आप इंडिया का नक्शा देखते हैं ऐसे, अगर आप समझें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे गुजरात पड़ जाता है, यहाँ पे आपका जो है ये पूरा जो वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मानते हैं तो यहाँ पे सारे अगर आप एरियाज का कंसिडर करते हैं तो महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाएगा, केरला आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी, राइट, कमर्शियल हब के लिए भी। तो यहाँ पे लॉगिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दिक्कतें, मतलब इतनी दिक्कतें हमें ईस्टर्न घाट पे नहीं होती हैं जितनी हमें वेस्टर्न घाट में होती हैं, और जितना हमें सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है अपने वेस्टर्न घाट को।
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस रीजन में, और भी इस पे हम डिस्कशन करते हैं, इस रीजन को ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोरा फौना माना जाता है, जिसमें स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो 229 प्लांट स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 31 जो है वो मैमल की स्पीशीज है, 12 जो है वो बर्ड स्पीशीज है, 43 एम्फीबियन स्पीशीज है, 15 रेप्टाइल स्पीशीज एंड 1 फिश स्पीशीज है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं यूनेस्को की अगर आप बात मानते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को one of the total of the 325 globally threatened species in the Western Ghat, 129 को आप वल्नरेबल कंसिडर करते हैं, ठीक है, 145 को आप इंडेंजर्ड कंसिडर करते हैं और 51 को आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितनी स्पीशीज ऑफ द फिश आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट और व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्पेसिफिक एंडेमिक fish species which is found in Western Ghat. So it is like, you know, that is only one fish species is found. 5 reptile की species find out की जाती है. What I am trying to tell you over here is endemic species we are talking about, right? उसमें से भी जब अगर आप यूनेस्को की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ग्लेरिंग रिपोर्ट यूनेस्को ने हमें दी है इसके ऊपर कि 325 जो स्पीशीज हैं जो कि थ्रेटेंड हैं वेस्टर्न घाट्स में, उसमें से अगर आप नंबर्स देखते हैं, उन्होंने बाकायदा डिवाइड करके हमको नंबर्स दिए हैं और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने की थी। आपको मालूम है इस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी चला था। ये यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई थी तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी और इसको सेव वेस्टर्न घाट्स करके एक मूवमेंट भी, एक जो स्थानीय मूवमेंट है वो भी वर्कआउट किया था। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसके बारे में गूगल करके पता कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 129 जो है उन्होंने क्लासीफाई किया है कि वो तो वल्नरेबल है, ठीक है, 145 एंडेंजर्ड है और 51 जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर आप इस डिटेल को वेस्टर्न घाट्स को बात करते हैं तो आपके लिए एस्पिरेंट्स अगर तैयारी करने वाले हैं, ज्योग्राफिली प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, क्योंकि आपके लिए जब मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हम ज्योग्राफी भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ज्योग्राफी हमको कवर करनी है IGKO के एग्जामिनेशन के लिए, तो जो भी एस्पिरेशंस हैं जो ज्योग्राफी की पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना है तो उसके लिए आपको वेस्टर्न घाट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कुछ चीज़ें जैसे आपको प्लेट्यूज को समझना, आपको हिमालयन रीजन को समझना, आपको वेस्टर्न घाट्स को समझना। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे उभरेगा आपको समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सनलैंड की। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था तो आप समझ गए। अब सनलैंड जो है हॉटस्पॉट कहाँ पे लाई करता है, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में लैंड करता है, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि उसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, मलेशिया वाला जो रीजन है उसमें कवर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, देखो, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को आप बोलेंगे तो इसमें सारी ये चीज़ें ना आपको इंडिया के उसमें, लेकिन आपको हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया के अंदर ही कंसिडर किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें और भी रीजन्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसे इसमें अब अगर आप बात करते हैं तो उसको बेसिकली क्या हुआ था, सनलैंड को सबसे पहले 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे यूनाइटेड नेशंस ने इसको क्लेम किया था, ठीक है। अब इस रीजन में क्या क्या हो जाता है आपको ये पता होना चाहिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशिया में और कौन कौन सी जगहें कवर होती हैं इसमें सनलैंड में, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है कि इसमें सनलैंड में आपका सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनाई एंड मलेशिया भी कवर होता है, ठीक है। इस रीजन को क्यों फेमस माना जाता है, इस रीजन को फेमस माना जाता है इसकी रिच टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम के लिए। ऑफ कोर्स यू नो कि जब टेरेस्ट्रियल की आप बात करते हैं तो वो तो आप समझ चुके हैं, वो मैंने आपको डिस्कशन किया ही था। मरीन इकोसिस्टम क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मिडिल ऑफ दी समंदर में पड़ता है ना, समंदर के बीचों बीच पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरीन इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम होता है, जो पानी के अंदर होता है ना। इसमें आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की भी बात करते हैं और आप ओशनिक इकोसिस्टम की भी बात करते हैं। मतलब बेसिकली हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है। हाइड्रोस्फीयर में जो भी इकोसिस्टम वर्क कर रहा है, जो भी फूड साइकिल, फूड चेन, जो भी चीजें अपने आप में काम कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस जो मेंटेन हो रहा है वहां पे, उसको हम बोलेंगे मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। अब सनलैंड को अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द बायोलॉजिकली रिचेस्ट हॉटस्पॉट माना जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे वन ऑफ द बायोलॉजिकली सबसे रिचेस्ट माना जाता है, जिसमें अगर आप कंप्राइज करने की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 25,000 स्पीशीज जो है वेस्कुलर प्लांट्स की इसमें आती हैं। 25,000 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट की, जिसमें से 15,000 जो है
वो सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अगेन ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, ये बहुत ज़्यादा शोध का विषय है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, लेकिन हमें ये समझना है कि 25,000 में से 15,000 जो है वो इसी में पाई जाती हैं, एंड दैट इज़ वाई सिंडरलैंड इज़ सो वल्नरेबल एंड सो इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट, और इसी वजह से इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने पुराने पेपर्स पढ़े थे उसमें सिंडरलैंड के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो नॉर्मन मेयर के ऊपर पूछे गए थे, एक सिंडरलैंड के ऊपर पूछे गए थे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है फॉर विच इकोसिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंडरलैंड, यू नीड टू आंसर कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो इस तरह का दिया हुआ था। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की। अगर हम इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको मालूम है हमारे यहाँ जो रिचनेस है फ्लोरा फोना की, हम जिस जगह पे लोकेशन है हमारी, एक्चुअली हमको फ्लोरा फोना, हमको सिर्फ लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप वाटर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिचनेस है मरीन इकोसिस्टम में भी, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया जो है वो क्या है, पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे बहुत सारे जो समंदर हैं, आपको मालूम है इंडियन ओशन रीजन आ जाता है, एक तरफ पे आपको मालूम है अरबिक ओशन आता है, एक साइड पे बे ऑफ बंगाल होता है, तो इसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम में हमारे यहाँ का बहुत डाइवर्स है। दूसरा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, हर तरह की जोग्राफिकल लोकेशंस है हमारे यहाँ, हर तरह के मौसम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, राइट। सर्दी, गर्मी, बरसात, हमारे यहाँ सब कुछ पाया जाता है, और सब कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं हमें एक्सट्रीमिटीज़ भी देखी हैं, मॉडरेशन में भी पाया जाता है। जैसे अगर आप ऊपर चले जाएंगे ऑल्टीट्यूड पे, तो अगर आप कश्मीर में चले जाएंगे, आप उत्तराखंड चले जाएंगे, हिमाचल चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, आप ऊपर का क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्दर्न उसमें सर्दी बहुत गजब की पड़ती है, जाड़े बहुत तेज़ होते हैं, राइट। आप नीचे चले जाएंगे, आप नीचे की तरफ उतर जाएंगे, आप केरला में चले जाएंगे, तमिलनाडु में उतर जाएंगे, तो वहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ती है, राइट। बाकी अगर आप बैंगलोर देखेंगे तो मॉडरेट शहर माने जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है। अगर आप वेस्टर्न साइड चले जाएंगे तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रण ऑफ कच्छ है, उसके अलावा आपको क्या मिलता है, रण ऑफ कच्छ के अलावा थार डेजर्ट मिलता है, तो आपको एरिड क्लाइमेट भी मिलता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको मालूम है कि वहाँ पे रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मतलब दुनिया का सबसे वेटेस्ट स्पॉट अगर आपको ढूंढना है वो भी आपको इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में हमारे मिलेगा, राइट। सो वी नो दैट वी हैव ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड सो वी आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हमारे यहाँ हर तरह का रिच फ्लोरा फोना मिलेगा। अगर नदियों की हम बात करते हैं, नदियाँ आपको मालूम है, प्लेट्यूज की बात करते हैं, दोआब की बात करते हैं, डेल्टास की बात करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे यहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप बात करते हैं फ्रेश वाटर आइलैंड अगर हम बात करते हैं तो वो आपको मालूम है ब्रह्मपुत्रा में, राइट। सो वी आर वेरी रिचली ब्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू जोग्राफिकल लोकेशन। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो बहुत अच्छा है। इसमें इंडिया को अगर फेमस रिच एंड बहुत रिच है फ्लोरा फोना में, इंडिया में तकरीबन 500 स्पीशीज ऑफ मैमल्स पाई जाती हैं, ठीक है। आज की डेट में सबसे हाईएस्ट काउंट ऑफ जो आपको मालूम है वाइट टाइगर्स वो हमारे यहाँ है, हाईएस्ट काउंट ऑफ टाइगर्स हमारे यहाँ है, ठीक है। मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं और 30,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हमारे यहाँ पाई जाती है। मैं ये एक और बात बता दूँ आपको कि अगर हम एनवायरमेंटल चेंज की बात करते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की बात करते हैं, तो अगर कोई एक स्पीशी अगर हम बात करते हैं, जैसे इफेक्ट तो सब पे ही होता है, इफेक्ट तो हम पे भी हो रहा है, राइट। तो बाकियों की अगर हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं या मैमल्स की बात कर लेते हैं या इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज़ हिंडर होती है आपको मालूम है? सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंज का या क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है वो होते हैं एम्फीबियंस। सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस लॉस होता है अगर एनवायरमेंटल इफेक्ट हो, एनवायरमेंटल चेंज आता है या क्लाइमेटिक चेंज आता है, तो सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ लॉस होती है, ठीक है। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जो कि हेडक्वार्टर्ड है कोलकाता में, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वेइंग ऑफ द फॉनल रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, आपको मालूम है कोलकाता में है, और वो क्या करता है, सर्वे करता है फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पहली चीज़। और दूसरी बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉनल रिसोर्सेज इंडिया के जो है वो कहाँ से कौन इसके आंकड़े देता है, या हु गिव्स द स्टैटिस्टिक्स और हु स्टडीज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द
फेनल रिसोर्सेज इन इंडिया? सो आपको मालूम है कि वो जवाब जो है इसका क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से आपको ये मालूम है इंडिया में अगर हम डाइवर्स क्लाइमेट की बात करते हैं, मैंने आपको बता दी टोपोलॉजी हमारी बहुत डाइवर्स है, हैबिटेट हमारे डाइवर्स है, जिसकी वजह से रिचनेस ऑफ फ्लोरा है, एंड वी हैव द रिचेस्ट फ्लोरा इन वर्ल्ड विद ओवर 18,000 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो भारत पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचली ब्लेस्ड नेशन है। हमारे पास 18,000 स्पीशीज़ हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, 18,000 हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, और इसमें से अगर आप बात करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे वर्ल्ड की जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका तकरीबन 6 से 7% जो है सिर्फ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, आपको ये मालूम होना चाहिए अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा रिचली ब्लेस्ड स्टेट या रिचली जो कि रिच स्टेट है जब बात होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो वो कौन सा है? तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ इंडिया। ठीक है, अब इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि 8 मेन फ्लोरिस्टिक रीजन इंडिया में कौन से माने जाते हैं। जब हमने फ्लोरिक प्लांट की बात की, हमने फ्लोरा की बात की है, तो हम इसमें भी आ जाते हैं कि फ्लोरिस्टिक रीजन भारत में कौन से माने जाते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। हिमालय में ऐसे कुछ रीजन्स हैं जो कि सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, कुछ ऐसी प्लांट की ट्रीज की स्पीशीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं जो आपको हिमालय के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। सेम गोज विद दी फोना। फोना भी ऐसा है जो सिर्फ आपको हिमालय में मिलेगा। मतलब आपको मालूम है ना कि जब हम बात कर रहे थे लेपर्ड को हम बचाने की बात कर रहे थे, तो हिमालयन लेपर्ड को हमने सेफ गार्ड करने की बात की थी, तो उसकी हमने बाकायदा कई स्टेट्स में 5 स्टेट्स में जो हिमालयन स्टेट्स में उसको हमने क्या चलाया हुआ है, उसके लिए हमने मूवमेंट चलाया हुआ है, राइट। उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट रन किया हुआ है, प्रोजेक्ट को लेपर्ड्स को सेफ गार्ड करने के लिए। कौन सा लेपर्ड है ये वही लेपर्ड है जिसकी हमने बात की थी, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, उसका भी आप मुझे बताएंगे कि कौन है वो। और इसमें एक और चीज़ है कि हमने जब उसको स्नो लेपर्ड को बचाने की बात की है तो वो सिर्फ हिमालय में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमने हिमालय के जो रीजन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। अब बात ये हो रही है कि हिमालय में इंडस और गंगा जो है, वो इंडस और गंगा का जो आपको रिवर सिस्टम्स हैं उसमें आपको पाया जाता है। असम में पाया जाता है, डेक्कन में मालाबार इज ऑफ कोर्स वेरी फेमस। आपको मालूम है बहुत सारी चिड़िया की जो स्पीशीज है आपने देखे होंगे, अक्सर मालाबार में बहुत सारे लोग जो है बर्ड वॉचिंग के लिए बड़ा फेमस माना जाता है डेस्टिनेशन ये। ठीक है, और अंडमान आइलैंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आप मान सकते हैं जिसमें 3,000 इंडियन प्लांट स्पीशीज जो है पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि 8 फ्लोरिस्टिक जोन्स इंडिया में कौन से हैं या फ्लोरिस्टिक रीजन्स भारत में कौन से माने जाते हैं। तो पहला आपको मालूम होना चाहिए वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, फिर आपका इंडस एंड गैंजेस आ जाता है, फिर असम, फिर डेक्कन, मालाबार एंड अंडमान आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से सवाल आ सकते हैं, इसके ऊपर से सवाल पीएससी में आया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द फॉरेस्ट इन इंडिया कवर्स रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें अंडमान आ जाता है, वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाता है, टू कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि हिमालयंस में है। ठीक है, वहाँ के अगर आप देखते हैं तो उसमें रेंज है, डेसिडस फॉरेस्ट भी है हमारे यहाँ, रेन फॉरेस्ट की बात हो जा रही है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो वी हैव द रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, डेसिडस फॉरेस्ट को आप कह सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे आपको, ईस्टर्न में, सेंट्रल में एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। Endangered species of India, according to the National Union for Conservation of Nature, India accounts for 7 to 8% of all recorded species. ठीक है, इसमें से अगर आप बात कर लेते हैं तो 45,000 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट की हैं और 91,000 स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं। ठीक है, ये है हमारे, ये कहाँ का आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है इसको कि इंटरनेशनल यूनियन ने बात की है, ये इंटरनेशनल यूनियन किसने, कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, उन्होंने ये आंकड़े हमको दिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, जब कोई इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई आंकड़े आते हैं या कोई स्टडी आती है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से 45,000 जो है वो प्लांट है हमारे यहाँ और 91,000 जो है हमारे यहाँ एनिमल्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जिस हिसाब से हमारा हैबिटेशन लॉस हो रहा है या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो आंकड़े जो हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सटिंक्शन की कगार पे चले गए हैं या
या endangered है, ठीक है। अगर आप इसमें बात करते हैं are becoming critically endangered, the species that are at risk of extinction due to the sudden increase in their population and habitat are known as endangered species। अब endangered species का मतलब क्या होता है? सीधे तौर पे हम क्या बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि किसी चीज़ की जो endangered है या endangered की लिस्ट में आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका सडन, मतलब एक उसका बहुत रैपिडली आप कह सकते हैं कि उसका जो एक नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हुआ है, और आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीशीज़ है वो उसका जो नंबर है, जो संख्या है, उसमें भारी गिरावट आई है, और वो एकदम से हुआ है ना, बिल्कुल रैपिड है वो, बिल्कुल ऐसे ओवर द ईयर्स होगा तो आप उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो फिर भी आप थोड़ा सा एक तो लॉस होगा, राइट। एक तो लाइफ और डेथ साइकिल जो है वो, लाइफ साइकिल जो है वो के जो रोटेशन है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि बहुत रैपिडली जब कोई चीज़ हो रही है और अननेचुरली हो रही है, राइट। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या नेचुरल साइकिल के कारण हो सकता है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका हैबिटेशन का लॉस हो रहा है, या तो वहाँ जहाँ पे रहता था वो लॉस हो रहा है, या फिर कोई इन्वेजन है, कुछ ना कुछ तो है इसमें चक्कर, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब टॉप 5 जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया में, जिसमें हमने बात की है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने लिखे हैं। अगर आपको इनमें कुछ नहीं है बाकी, तो आप इनमें सिर्फ नाम जो है आप याद कर लीजिए, वो भी काफ़ी हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपसे कहा कि टाइगर्स की संख्या अभी सेफ टाइगर जो प्रोजेक्ट हमारा चला था उसके बाद से टाइगर की संख्या जो है हमारे यहाँ उसमें जो भारी गिरावट आती जा रही थी, कि एकदम टाइगर्स की जो गिरावट होती जा रही थी, अभी बीच में अगर आप बात करते हैं 2010 के बाद तो एकदम 1600 पे आ गया था हमारे टाइगर्स, अभी वो चीज़ बढ़ के आ गई है 2900 प्लस पे, राइट। तो आंकड़े जो हैं वो सुधरे हैं, लेकिन अभी भी आपको मालूम है कि अभी भी उतने बेटर नहीं हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं तो अभी भी ये संख्या जो है बहुत कम है, राइट। तो अगर आप बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ की, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड में आती है अभी भी। एशियाटिक लायन जो है, ग्रेट एशियाटिक लायन, ये हमारे यहाँ भी एंडेंजर्ड में है। स्नो लेपर्ड, ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी कुछ मैंने इसका जवाब आपको दे ही दिया। स्नो लेपर्ड की प्रजाति है, जो कि अभी इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेपर्ड भी चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चल रहा है। इसके अलावा नीलगिरी तार या फिर इंडियन राइनो, ठीक है, ये आपको 5 स्पीशीज़ आपको समझ में आ रही हैं जो कि इंडेंजर हैं, जो कि अभी ख़तरे के निशान पे हैं। और ट्रीज़ में अगर हम देखते हैं इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एबनी ट्री है, इंडियन मेलो है, मालाबार लिली है, एसैम कैटकिन यू है एंड मिल्कवर्ट है। और ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका रिगेलिया देख लीजिए आप, है ना, कितना होगा। व्हाट अ ट्रेजेडी इट विल बी दैट इफ़ ही गोज एक्सटिंक्ट, राइट। और खैर ट्रेजेडी के अलावा मैंने जैसे आपको फूड चेन में और फूड जो वेब साइकिल है जो वेब चेन्स होती हैं उसमें समझाया था मैंने आपको कि अगर ये महाराज जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए, या ये क्या, अगर एक छोटी सी मधुमक्खी भी एक्सटिंक्ट हो गई तो आप और हम जो हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा जो फूड चेन है वो पूरा पिरामिड जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो खैर ये ट्रेजेडी तो किसी का भी लॉस होना है, ठीक है। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं इंडेंजर्ड लिस्ट की, या मैं आपको बता रही हूँ थ्रेटेंड लिस्ट की, तो मैंने आपको बार बार ये लिस्ट जो आती है इसका नाम कहाँ से आता है या इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, या ये आंकड़े हमें दे कौन रहा है, या ये IUCN आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा। IUCN मैंने आपको बहुत पढ़ाया भी है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसकी लिस्ट होती क्या है। रेड लिस्ट जो होती है IUCN की, वो रेड लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, टाइगर का पॉ आप देख पा रहे हैं, राइट। तो IUCN की रेड लिस्ट में किसी जानवर का या किसी चीज़ का आना, मतलब आपको मालूम है अपने आप में खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो रेड लिस्ट होती क्या है IUCN की? बेसिकली 1964 में इसको फाइंड आउट किया गया था। IUCN की रेड लिस्ट जो होती है, जिसको आप सिंपली रेड डेटा लिस्ट भी बोल देते हैं कई बार, ये क्या करती है बेसिकली, ये आपकी बात हो रही है किसकी, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की बात हो रही है। और उस पर बात किसकी हो रही है, उनकी बात हो रही है जो कि इंडेंजर्ड पे है, या फिर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर अभी वल्नरेबल है। मतलब ये स्पॉट्स होते हैं उनके, ठीक है, अलग अलग आपका लेवल है कि वल्नरेबल है, डेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इस तरह का आपका ग्राफ चलता है, राइट। तो ये जो है IUCN की रेड लिस्ट जो है वो जारी करती है, ठीक है। अगर IUCN की आप बात करते हैं, इसमें वो लिस्ट में क्या भी बताते हैं कि आपको कितना खतरा है, मतलब लीस्ट डेंजर्ड हैं या हो सकते हैं या कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर लिस्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपको IUCN से पता चल जाती हैं, ठीक है। अब IUCN बेसिकली फोकस काय पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़, जो कि आपको बेसिकली स्पीशीज़ को, फ्लोरा फौना को, स्पीशीज़ को आपको एक्सटिंक्शन से रोकना है, मतलब ये आपको आंकड़े देता है
और इन आंकड़ों पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक्शन लें और ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है या जो भी एंडेंजर्ड की जो लिस्ट आई है रेड लिस्ट, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आपको एक ब्लूप्रिंट के तौर पे वो दे देता है कि अब आपको आगे इस पर काम करना है, ठीक है। अब मोर देन 77,300 स्पीशीज़ जो है वो असेस हो चुकी हैं किसके द्वारा, IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। IUCN की शुरुआत कब हुई थी? 1960। IUCN रेड लिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 9 कैटेगरीज। अब सबसे पहली बात तो हम ये बात कर लें कि IUCN अपने आप में क्या है, ये आई एम श्योर आपको पता है। वैसे आपको मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये मैं मान के चल रही हूँ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे, जब हमने किंगडम प्लांटे किया था, किंगडम एनिमिलिया किया था, IUCN हमने बहुत सारी जगहों पर किया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, ये बात तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी बात हो रही है। अब हम इसकी लिस्ट की बात कर लेते हैं कि उसको बेसिकली डिवाइड कैसे किया जाता है। IUCN अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो इंपॉर्टेंट है। IUCN अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बाकी की बात करेंगे तो और भी बायोलॉजिकल उसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल जो कि UN की एक बॉडी है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जब कोई चीज़ डिस्कस करती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नेचर पे आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जब मैं बात करती हूँ कि इसकी लिस्टिंग किस हिसाब से होती है। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो कैसे डिनोट होता है, EX से, जिसका मतलब होता है कि वो पूरी की तरह वो प्रजाति जो है पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इट इज़ डेड एज डोडो। डेड एज डोडो क्यों बोला जाता है कि डोडो एक पक्षी था जो कि पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, राइट। तो डेड एज डोडो जो है मतलब वो पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। उसके अलावा आपको इसमें जैसे आप बात करते हैं मैमथ की या आप तस्मेनियन टाइगर की बात कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी तरह, जिसका आखिरी स्पेसिमन जो है वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वो एक्सटिंक्ट प्रजाति है कि अब उसको आप किसी तरह से, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब अभी भी जू में या जूलॉजिकल पार्क्स में या रिजर्व में वो अभी भी उसकी स्पेसिमेन जो है वो जिंदा है, लेकिन वाइल्ड में पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसका डिनोट क्या होता है, वो EW से डिनोट करते हैं उसको, जिसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, मतलब कैप्टिविटी में है। नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन जो है आउटसाइड हिस्टोरिक रेंज, या फिर आप कह सकते हैं कहाँ पे, सिंपल भाषा में इसको समझो कि अभी अगर वो सिर्फ कैप्टिविटी में सर्वाइव कर रहा है, नेचुरल उसका जो हैबिटेट है उसमें वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसको कैसे डिनोट किया जाता है, CR से, मतलब जिसका बहुत हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन के, कि मतलब अगर आपको इसने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये तकरीबन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पूरी तरह जो स्पीशीज़ है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड हम कंसिडर करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटिंक्शन वी मीन एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। पर ऑब्वियसली एक्सटिंक्शन आपका इन द वाइल्ड के अलावा भी, जैसे इंडियन जो नॉर्दर्न वाइट जो राइनो था, मेल राइनो था, वो जब एक्सटिंक्ट हुआ तो आपको मालूम है कि वो पूरी प्रजाति नष्ट हो गई है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी होता है। लेकिन नॉर्मली जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो वी फर्स्ट थिंग दैट वी थिंक इज इन द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इंडेंजर्ड जो है EN से डिनोट होता है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का इन द वाइल्ड। अब इसमें रिस्क के जो उसको डिग्रीज है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाई रिस्क है, यहाँ पे वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई रिस्क था तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। यहाँ पे हाई रिस्क है, वल्नरेबल मतलब हाई रिस्क है लेकिन अभी तक एंडेंजरमेंट की है, मतलब इसमें एक्सटिंक्शन की हाई रिस्क नहीं है। अभी ये है कि एंडेंजर्ड में आ सकती है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं लिस्टेड, इसका डेंजर है कि मतलब इसको आप अभी कहाँ में आ जाएंगी, एंडेंजर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट है इन द वाइल्ड, तो ये वल्नरेबल में आ जाएंगी, जिसको आप कहाँ से डिनोट करते हो, व्यू से करते हो। उसके बाद नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है ये एंडेंजर्ड हो सकती हैं आने वाले समय काल में, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करते हो, NT के थ्रू डिनोट करते हो। ये चीज़ क्लियर हुई है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे आते
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीस्ट कंसर्न की। लीस्ट कंसर्न मतलब इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एलसी से डिनोट होता है ये कि जो टैक्सा है ये इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी नंबर में है, इतनी बड़ी संख्या में है कि अभी कहीं से भी कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है। टैक्सा अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अबंडेंट है इसका टैक्सा। इसके मतलब क्या होता है, टैक्सा मतलब हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है कहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया में मैंने आपको बहुत पढ़ाई है टैक्सोनॉमी, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और इसमें हमने कहाँ बात की थी, हमने जेनस की, ऑर्डर की बात की थी ना, जो पिरामिड हमने टैक्सोनॉमी बात की थी, ठीक है, तो उस पे आ जाता है टैक्सा, तो ये आपको क्लियर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा डेटा डेफिशिएंसी का। मतलब क्या कि आपके पास बेसिकली इतना डेटा ही नहीं है, आपके पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये, कि आपके पास उतना पर्याप्त डेटा ही नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी आप जो है वो आकलन कर सकें, ठीक है। आपके पास उतना सफिशिएंट, जब तक कोई डेटा आपके पास नहीं होगा तभी तो आपको, अगर डेटा नहीं होगा आपके पास तो आप किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे, राइट। तो आपके पास वो ही नहीं है, तो आपके पास डेटा डेफिशिएंसी है कि आपके पास कोई भी चीज़ें, जो प्रजातियां हैं उनका क्या स्टेटस है उसको अभी आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप डिनोट करते हैं डीडी से। उसके बाद आ जाता है नॉट इवेल्युएटेड, मतलब बेसिकली जो प्रजातियां हैं जिनका अभी तक आपने इवेल्यूशन किया है या जिनके आपने आकलन जिनका आपने किया है, ये जो प्रजाति है जिसके बारे में XYZ जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो प्रजाति उस लिस्ट से बाहर है, अभी वो फिलहाल इवेल्युएट नहीं हुई है अगेंस्ट एनी क्राइटेरिया, तो उसको हम काहे से डिनोट करते हैं, एनी से, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली ये किस तरह से डिनोट किया जाता है, ये पूरा का पूरा चार्ट है उसका। इसमें अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि ये जो है बीच के, ये आप थ्रेटन्ड मान लेते हैं, ठीक है। थ्रेटन्ड में मतलब आपको एक्सटिंक्शन मालूम है, उसके बारे में आपको मालूम है क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एंटी आपको मालूम है कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं, और आपको एलसी मालूम है सबसे बड़ी बात कि लीस्ट कंसर्न है। तो ये डिग्री है, मतलब ये डिग्री 1 2 3 4 से जाके आप एक तरह से बोल सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा एट रिस्क है, कौन सी लीस्ट रिस्क पे आपको जैसे आकलन जैसा अगर करना है तो इस तरह की लिस्ट आपको दी जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। इस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन माना जाता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसमें बात होने वाली है, चर्चा हो रही है। इसको नॉर्मली अगर आप बहुत बोलचाल की भाषा में अगर आप बोलेंगे तो इसको इतना लंबा इसका नाम कोई नहीं लेता है। इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, इसको या तो आप UNCBD बोल देते हैं, या उतना भी नहीं बोलते तो आप नॉर्मल बायोडाइवर्सिटी का कन्वेंशन बोलते हैं, या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, बेसिकली अलग अलग जो मल्टीलैटरल मतलब कई सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसको किया गया था ओपन समिट में, काहे कि अर्थ समिट में इसको ओपन किया गया था 1992 में। कहाँ पे हुई थी अर्थ समिट, रियो जेनेरियो में हुई थी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो क्या बात कर रहा है ये बात करता है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और ये बेसिकली किसके अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये आता है यूनेप के अंदर, जो कि यूनेप आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, या एनवायरमेंट प्रोग्राम को हम यूनेप कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो कौन काम करता है, कब बात हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, किसके अंदर काम करता है, ये सारे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अब की पॉइंट्स जो है मैं इसके बता दूं आपको कि यूएन की बॉडी है, यूएन का ऑर्गन है, तो यूएन की जितनी भी कंट्रीज हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। आपको मालूम है 196 कंट्रीज जो हैं वो पार्टी हैं इसमें, ठीक है। इंडिया भी इसकी पार्टी है, आप बात कर सकते हैं। हमने इसको 1994 में हम इसमें इन्वॉल्व हुए थे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का, ठीक है, वॉज एनैक्टेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन। ये आप बात कर सकते हैं 1992 में, जब आप बात कर रहे हैं इसकी कि ये यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं 1992 से स्टार्ट हुआ है, उसके कितने साल बाद आप समझ पा रहे हैं, 1992 के 10 साल बाद आप इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो आया था, ठीक है। और उसको आपको इफेक्ट देने की बात हुई थी कि जहाँ पे कन्वेंशन को आप एक तरह से एक्ट के तौर पे या आप उसके तरह से एक सैंक्शन के तौर पे आप उसको शुरुआत कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने की जब बात हुई इस प्रोविजन की, तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि 2003 में किया, ठीक है। ये भारत की बात हो रही है। अभी इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर स्थापित है, ऑलराइट।
अगर हम इसको बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे एक्ट की बात आ रही है तो ये आपको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल ट्रीटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। आपको मतलब है कि जितने लोगों ने इस पर साइन किया है, सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, सिग्नेटरी पार्टीज जितनी भी हैं, उनके ऊपर एक तरह की लीगल बाइंडिंग है इसको मानने की। अगर आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं जो कि COP है, ठीक है, तो गवर्निंग बॉडी माना जाता है इस कन्वेंशन की। मतलब COP आप किसकी बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज में, जिसमें COP 26, 27 आपने सुना होगा। मैंने काफ़ी सारी चर्चा भी की है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्या, एनवायरमेंटल चेंजेस की ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ग्लास ग्लो में हुआ था जो 26 था COP, राइट। उसमें आप क्या बात करते हैं, उसमें एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की आप बात करते हैं या क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को जिन्होंने रेटिफाई किया है ट्रीटीज़ को। अगर ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे माना जाता है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, वो अगर आप बात करें तो वह है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके अलावा ओनली 2 मेंबर स्टेट जो है यूनाइटेड नेशंस के, वो इसके पार्टी नहीं है, उसमें से USA और वेटिकन इसमें अभी है। लेकिन USA की भी बात चल रही है, वेटिकन तो इसमें खैर नहीं है, लेकिन USA की बात चल रही है। USA अभी इसको कंसिडर कर रहा है कि वो इसमें आ सकता है, राइट। अभी उसका एक्चुअली वो जो लीगल बाइंडिंग वाला फैक्टर है वो US को उससे थोड़ी सी इश्यूज हैं, लेकिन आगे पीछे ये बात हो सकती है कि इसमें US भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। 1992 में अगर अर्थ समिट की बात करते हैं तो उसमें 2 लैंडमार्क बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें से एक जो है अगर हम बात करते हैं तो वो UNCBT है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात करता है, और दूसरा जो था वो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, ठीक है। COP जैसे मैंने कहा कि वो क्लाइमेट चेंज पे बात करती है और उसी में इसका भी एक पार्ट जो है, एक सेक्शन जो है वो आ जाता है। मोर देन 150 कंट्रीज जिन्होंने साइन किया डॉक्यूमेंट्स एट द समिट, एंड सिंस देन ओवर 175 नेशंस हैव बीन रैटिफाइड द एग्रीमेंट, ठीक है। 150 कंट्रीज ने साइन किया है ये डॉक्यूमेंट और समिट में, और तब से लेके आज तक, अगर जब 1992 की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि 152 कंट्रीज जो हैं उसमें थी, और उसके बाद वो नंबर जो है वो संख्या बढ़ती गई है और भी कंट्रीज साथ में आके जुड़ी हैं। तो तब से आज तक अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर अभी जो है वो 175 हो गया है जिन्होंने रेटिफाई किया है इस एग्रीमेंट को, ठीक है। अब जब हम गोल्स की बात कर लेते हैं कि भाई गोल्स क्या क्या है, क्या आप करना चाहते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगर ये इंपॉर्टेंट हम मानते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों मानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि CBT को किस हिसाब से डेवलप किया गया था, कि आपको बात करनी होगी एक नेशनल स्ट्रैटेजी की। आपको जब आप बायोलॉजी की डाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं या आप दुनिया को बचाने की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसमें बहुत जाहिर सी बात है कि कोई एक कंट्री या कोई एक रीजन अगर कुछ करना भी चाहे तो भी अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि आप दुनिया को, आप कितना ही आप जोग्राफिकली अगर आप बात करते हैं तो आप वी आर द वन यूनिट, हम एक यूनिट है जो एक प्लैनेट पे रहते हैं, राइट। उसमें हम लोकेशंस को अलग अलग स्पेसिफाई कर दें, हम उसमें दुनिया भर की इमेजिनरी लाइंस जैसे मैं कहती हूँ कि उसमें खींच दें, उसमें अपन दुनिया भर की बातें कर लें, ठीक है, कि ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये US है, ये चाइना है, सब हम कर लें, लेकिन उसमें हवा, पानी, जीव जंतु, इनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है, इनको हम नहीं कर सकते। एक जगह पे जो चीजें होंगी वो दूसरी जगह को भी इंपैक्ट करेंगी ही, उससे बचा नहीं जा सकता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ग्लोबल सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पूरी दुनिया जिससे इंपैक्ट होगी, तो पूरी दुनिया की कंट्रीज को ही साथ आके उसमें काम करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आपको बात की गई है कि डेवलप करने की बात हुई है कि नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपको कंट्रोल करने की बात करनी है, और इसमें आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने से ज़्यादा आपको इसको सस्टेन करने की बात करनी है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें गिरावट ना आए या किसी भी प्रकार के जो अभी जो ये अस्थाई वो चल रहा है कि आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं या वो डिस्पर्स होती जा रही हैं, आपको वो नहीं होने देना है, ठीक है। इसमें से आपको और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको अटेन करना है और असर्ट करना है कि कितनी ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी की। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, राइट। अगर हम कंजर्वेशन पार्क्स बनाते हैं या हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं या हम ये सब जो चीज़ें करते हैं, नेशनल सैंक्चुरी बनाते हैं, तो वो सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है या वो हमारे शौक की चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है, उसकी संरक्षण करना हमारा दायित्व है, हमारा बेसिकली मौलिक दायित्व भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। अगर हम चाहते हैं लाइफ फॉर्म को सस्टेन करना अर्थ पे, तो वी हैव टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी, और ये हम इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान भी हम इंसान पहुंचा रहे हैं, जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर वो पहुंचा भी रहे हैं, वो एक दूसरे को मार के खा भी लेते हैं ना, तो भी वो एक साइकिल का हिस्सा है, ठीक है। वो जिसको बोलते हैं ना आतंक मचाना, वो नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, राइट। तो दायित्व भी हमारे ऊपर आता है कि हमको उसको बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। इसके अलावा फॉर्मिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज अ कॉमन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन। आपको सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि एक कॉमन कंसर्न आपको है समझनी पड़ेगी। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि हमें क्या लेना देना है, यूएस में बायोडाइवर्सिटी अगर खराब हो भी रही है तो इंडिया का क्या लेना देना है, या इंडिया में अगर गायब हो रही है, या अगर आपको पता चलता है कि भाई टाइगर की संख्या अगर गिर रही है फलाना जगह पे गिर रही है तो हमारा क्या लेना देना। आप ये एटीट्यूड नहीं रख सकते। आपको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को सेव और कंजर्व करने का एटीट्यूड रखना होगा, और एज अ कॉमन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन आपको उसको कंसिडर करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एनवायरमेंट को या क्लाइमेट चेंज को एज अ कॉमन कंसर्न कंसिडर करते हैं, ठीक है। थर्ड आप बात कर लीजिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन स्टेट एंड दैट स्टेट यूजेस द बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबली। आपको ये देखना होगा कि हर स्टेट मतलब हर सिग्नेटरी पार्टी जो है, हर कंट्री जो है, वो क्या कर रही है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है और वो अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें कार्यरत है, उसमें काम कर रही है, उस तरह की पॉलिसीज बना रही है जो कि सिर्फ आकलन करने से या समझने से या आपके पास क्रिटिकल लिस्ट आ जाने से या IUCN के आपके पास मार्किंग्स आ जाने से ये नहीं हो जाएगा कि आपका काम हो जाए, राइट। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उस पर काम करना है, आपको उस पर वर्क करना है, यू हैव टू प्रोग्रेस ऑन दैट थिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी काम आपको दिए गए हैं, जो भी आकलन आपके पास आए हैं, जो भी आंकड़े आपके पास आए हैं, उसके बेसिस पे आपको पॉलिसी फॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने स्टेट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर राज्य को, हर स्टेट को, हर नेशन को, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है हर कंट्री, हर पार्टिसिपेटिंग जो बॉडी है, हर पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली उसमें हाथ बटाना पड़ेगा, उसमें साथ में सहयोग करना पड़ेगा, अपनी इंटरनल पॉलिसीज इस तरह की करनी पड़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज जो बनी हुई हैं उसके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अपनी बायोडाइवर्सिटी की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जितने वो कदम उठा सकता है उतने कदम उसको उठाने पड़ेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम बात करते हैं affirming the state to put the biological resources as a sovereign right of the state, आपको affirm करना पड़ेगा स्टेट का कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को वो एज अ सॉवरन राइट ऑफ द स्टेट का दर्जा दे। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉवरन राइट के तौर पे आपको उसको स्थापित करना होगा और आपको उनकी अहमियत को समझना होगा। फिर आप बात क्या कर रहे हैं, टेकिंग अ प्रिकॉशनरी अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको प्रिकॉशनरी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा ताकि आपका बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कर सके, आप उसको बायोडाइवर्सिटी लॉस को आप रोक सके, सस्टेन कर सके, रिवर्स कर सके इफ यू कैन, एंड कंजर्व कर सके एट मोस्ट, ठीक है। तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स कि जो चीजें आपको लिस्ट में समझ में आ रही हैं कि जो एंडेंजर्ड में है या क्रिटिकली एंडेंजरमेंट में है, आपको यू हैव टू, जैसे सेव टाइगर का जो हमारे यहाँ इनिशिएटिव है, राइट, तो सेव टाइगर के तहत हमने काम किया और फाइनली उसका नतीजा ये रहा कि सेव टाइगर जो टाइगर की संख्या है वो उसमें भारी जो है बढ़ोतरी हुई, विच इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, राइट। तो उसी तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जो भी आपको लिस्ट दी गई है उसके तहत यू हैव टू वर्क ऑन द रिवैम्पिंग एंड यू हैव टू वर्क ऑन द कंजर्विंग का, जो कंजर्वेशन का काम है उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ कंजर्विंग द biodiversity reserves, right, highlighting the pivotal role or the vital role of the local communities and women। अब इसमें थोड़ा सा इनने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी डाल दिया है कि इसमें जो काम आप कर रहे हैं, जब आप बायोलॉजिकली आप बायोडाइवर्सिटी को, रिजर्व को या बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको बचाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इसमें आपको बाकी जो वहाँ के इंडिजिनस या लोकल समुदाय हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसको बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना दी, बड़े बड़े आपने जिसको बोलते हैं ना, आपने रिजर्व्स बना दिए, आपने सब चीज़ें कर दी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आप उनको छोड़ दें, है ना, उनके ग्रास रूट लेवल पे आप कुछ ना करें, उनको निरंकुश छोड़ दें, आप ये नहीं कर सकते। तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आप अवेयर कीजिए, जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जंगलों में, वाइल्ड में, वहाँ पे आप एक तरह की जागरूकता अभियान चलाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और उनको इन्वॉल्व करें कि आपको इनको स्पीशीज़ को आपको बचाना है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, राइट। क्योंकि इतने सारे आंकड़े अगर आप ले भी आते हैं और अगर आप उसमें स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी
बोर को मारने की, ठीक है। अगर हम बोर को मारने की बात करते हैं तो बाहर से आके कोई आदमी उस बोर को नहीं मार रहा है, राइट। आप जो लोकल लोग हैं वही कर रहे होंगे ये सब काम, या लोकल लोग अवेयर होंगे कम से कम कि कौन कर रहा है ये काम। तो जब तक आप लोकल लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक आप उस बोर के शिकार को रोक नहीं सकते। ऑफकोर्स हमारे यहाँ शिकार करना प्रतिबंध है, हमारे यहाँ शिकार पर प्रतिबंध है, बहुत सारे बहुत स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ नियम कायदे कानून है। मतलब उसमें आपको मालूम है अभी क्या सलमान खान और वो नहीं चला था वो ब्लैक बग वाला केस जो था हमारे यहाँ, या मंसूर अली खान पटौदी तक को जेल हो गई थी उसके पीछे। तो ये हमारे यहाँ तो कानूनी व्यवस्था है उसकी, लेकिन फिर भी अभी भी आपको मालूम है स्थानीय तौर पे ये चीज़ें अभी भी होती हैं। तो यू हैव टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटीज इन दिस एंड यू हैव टू मेक अवेयरनेस ऑफ अमंग्स द पीपल जो कि लोकल लोग हैं, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट इज सपोर्टिंग एक्सेस to technologies for developing countries and searching for provision for new and additional financial resources to address the biodiversity loss in the region। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एडवांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है, उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास पैसा भी है, उसके पास वो आपको मालूम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह भी वो बना सकते हैं, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम वो लगा सकते हैं, पूरा आपको जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग, जीपीएस नेटवर्किंग, नेविगेशन, बहुत कुछ वो करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ की, अगर आप सर्वेलेंस की भी काम कर लेते हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं आप उन कंट्रीज़ की जो कि इतने डेवलप नहीं है, और बायोलॉजिकल रिजर्व जो हैं वो पैसा देख के नहीं आते कहीं पर भी, है ना। ये बायोलॉजिकल रिजर्व या बायोलॉजिकल अगर आप बात करते हैं कि कैटेगरी या आप डेंसनेस अगर बात करते हैं बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की, तो इस चीज़ पर बेस नहीं होती वो कि कितना पैसा है आपके पास, राइट। तो इसमें बात काहे की हो रही है, इसमें बात हो रही है कि वो कंट्रीज या वो रीजन जो कि पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी उतना ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आया है, उतना ह्यूमन एडवांसमेंट नहीं आया है, उन क्षेत्रों को भी अगर आप सेफ गार्ड करना चाहते हैं या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी आप सेव करना चाहते हैं तो आपको उतने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपको उतने जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, उतने असिस्टेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज लाइन्स एज वेल। अब हम कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी चीज़ें हमने 2-3 चीज़ें अलग अलग पढ़ ली ना। पहली बात तो हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़े, फिर हमने IUCN पढ़ लिया, फिर अभी हमने UN का ये पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, राइट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है कई बार। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, जैसे मैंने बोला ना एंडेमिक में और इंडिजिनस में उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं अक्सर, तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ आपको, तो इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया और हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम बात कर लेते हैं कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं दुनिया में, हालांकि मैंने वो लिख दिया था लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ कि 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया में हैं, ठीक है। 36 हैं, जिसमें से 10 जो थे वो सबसे पहले फाइंड आउट किए गए थे, बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है बाकी और बने, ठीक है, वर्ल्ड में। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितना रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्र, अगर पूरी दुनिया का अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ इन्हीं 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ही पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी या पूरी दुनिया के जानवरों की स्पीशीज़ है, ऐसा नहीं है। ये वो है जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं और जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होते हैं, ठीक है। तो ये कितना कंप्राइज करते हैं अगर हम बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मात्र 2.4, ठीक है, ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस। पर अगर आप बात करते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र कितना है, अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन वाइज अगर आप बात करते हैं एरिया वाइज, तो कितना है टोटल एरिया जो है अर्थ का, उसमें कॉन्टिनेंट्स का या अर्थ के लैंड का, तो उसका मात्र 2.4% जो है ये 36 जो स्पॉट है मिलके करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अगर आप बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर इनका आकलन करते हैं आप, तो ये कितना सपोर्ट करते हैं मालूम है आपको, ये सपोर्ट करते हैं दुनिया में more than half of the world's plant species and endemics। मतलब इसको अब मात्र 2% क्षेत्र में, मात्र 2% के रीजन में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी की, प्लांट्स की, फ्लोरा की, फोना की, एंडेमिक स्पीशीज की, वो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाती है, ठीक है। अगर आप इसमें बात करते हैं, इसमें दैट इज स्पीशीज फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो एंडेमिक्स का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। इसमें से नियरली अगर हम बात करते हैं, तकरीबन, नियरली का मतलब होता है क्या, तकरीबन, ठीक है, तकरीबन कितना 43% जो है बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल और एम्फीबियन स्पीशीज जो है वो एंडेमिक माने जाते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना करता है। सबसे बड़ी बात, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से वो कितना टोटल एरिया जो है वो कितना काउंट करते हैं, और उसमें से कितनी सारी स्पीशीज़ के वो घर हैं, और कौन कौन से मैमल्स, प्रजातियाँ, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस उसके अंदर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या आती है, 43% है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वो कौन सा क्लास है, कौन सा एनिमल्स की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो वो कौन सा क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि वो है एम्फीबियंस। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अफेक्ट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाली या बायोडाइवर्सिटी के लॉस को की वजह अगर हम बात करते हैं, उसका आकलन अगर हम करते हैं, तो कौन से ऐसे 5 पैरामीटर्स या 5 क्राइटेरिया या 5 चीज़ें हैं। ठीक है, 5 प्राइमरी ड्राइवर्स माने जाते हैं, 5 प्राइमरी ड्राइवर्स जो माने जाते हैं, सबसे पहला जो है वो सबसे मेजर अगर आप बात करते हैं तो हैबिटेट लॉस है। ठीक है, हैबिटेट लॉस मतलब क्या कि जहाँ पे जो वाइल्ड स्पीशीज रहती हैं या जो उनका नेचुरल जो उनका घर है, ठीक है, उनका घर आप उनका ख़त्म कर देते हैं वाइल्ड में, तो उसको हम कहते हैं हैबिटेट लॉस। मतलब उनका पता चला कि वो बेचारे कहीं रह रहे हैं, आपने पता चला वो जिस पेड़ पे वो स्पीशीज रह रही हैं, राइट, आपने वो पेड़ ही काट दिया तो उनका हैबिटेट लॉस हुआ, राइट। या फिर वो किसी जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको पता चला कि आपने डिफॉरेस्टेशन किया, आपने पूरा का पूरा वो जंगल का वो जो चक है वो आपने साफ कर दिया, तो जितनी स्पीशीज वहां पे रह रही है फिर वो कहाँ जाएंगी, राइट। तो वो उनका हैबिटेट लॉस है, आपने उनका जो रहने की जो उनकी जगह थी आपने वो उनसे छीन ली, और ये बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इसके बाद आती है इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो बाहर से आई है, वहां की नेटिव नहीं है, उस जगह पे जहाँ पे वो है अभी वहां की नेटिव नहीं है, बाहर से आई है और उन्होंने आतंक मचा दिया है। ठीक है, और जो नेचुरल हैबिटेट उस पर्टिकुलर जगह का था इनके आने से पहले वो उन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज अगर आप बात करते हैं तो वो जानवरों की भी होती है, वो पेड़ों की भी होती है, ठीक है, वो फ्लोरा की भी होती है, फोना की भी होती है। कई बार इन्वेसिव स्पीशीज जो होती है किसी पर्टिकुलर जगह की चीज को खत्म करने के लिए भी जानबूझ के भी प्लांट भी की जाती हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या, एक्सट्रीम हंटिंग और फिशिंग प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, अगर आप मेरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, आपको मालूम है आप मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, मछलियाँ पकड़ना बहुत बड़ा फिशरीज़ का बहुत बड़ा उद्योग है लेकिन मछलियाँ जो आप पकड़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई जितनी मछलियाँ हैं वो मछलियाँ बच्चा होती हैं, बच्चे से वो अंडे से निकलती हैं, फिर वो बच्चा होती हैं, बच्चे से बड़े होते उनको समय लगता है, राइट। इट टेक्स a time period, it takes a process for the growth process to happen कि जब मछली बच्चे से बड़ी बनेगी, ठीक है, आप बच्चा नहीं पकड़ रहे हैं, आप बड़ी मछली पकड़ रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो बहुत टाइम ले रहा है और वो आप पकड़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक गैप आता जा रहा है उसमें, राइट। तो स्पीशीज जो है वो एक गैप फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जब आप बात करते हैं तो हंटिंग, कई देशों में अभी भी हंटिंग जो है वो होती है, हमारे यहाँ चलो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी क्या, आपको मालूम है आज़ादी से पहले आपने कितने नवाबों की, कितने राजाओं की आपने या ब्रिटिशर्स की आपने फोटोज देखी होंगी कि कितने सारे मरे हुए जो हैं वो शेर पड़े हुए हैं, कितने सारे जो हैं वो लायंस पड़े हुए हैं और उनके ऊपर वो पैर रखे खड़े हैं, और हाथी को मार दिया गया है और बोर को मार दिया गया है, और हिरन विरन तो बेचारे गिनती में ही नहीं आते, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, राइट। उनको मार के लोग खड़े हैं और बड़ा उसको बोस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या लगा कि आपने तो एक को मारा, लेकिन इस तरह से अगर एक दुनिया भर में मरते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, आप उस स्पीशीज को आप जीने नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिशिंग प्रेशर्स और हंटिंग जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको नंबर वाइज करते जाते हैं अपन, ठीक है। पहला जो है वो हैबिटेट लॉस है, तो ये हो गया 1, ये हो गया, दूसरा हो गया आपका इन्वेसिव स्पीशीज हो गया 3, तीसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये हो गया आपका 4। पोल्यूशन की वजह से आपको लगता है कि पोल्यूशन की वजह से कितनी ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है। पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से आपको जब एयर पोल्यूशन की आप बात करते हैं या वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, या आप किसी भी चीज़ पे किसी भी लेवल पे बात कर लीजिए, लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं, हर लेवल पे पोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनफैक्ट कोरल रीफ जो है वो ख़त्म हो रही है, राइट। ओशंस में कोरल रीफ जिनको आप कहते हैं कि भाई वो दुनिया
में सबसे पहले जो अगर आप बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, तो तब से हम कोरल रीफ के बारे में, स्पंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। और वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अगर आप उनका जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है अगर देखेंगे तो पिछले 50 साल में जितना स्पीड अप हुआ है उतना कई 100 सालों में भी नहीं हुआ था। कोरल रीफ मरती जा रही है, कोरल रीफ मरती जा रही है, तो बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ स्पंजेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सिर्फ जो जिसको आप बोलते हैं टेलोफोरास जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा फॉर द टॉस चली गई है। एनालिट्स खत्म होते जा रहे हैं, राइट। सो ये अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये स्पीशीज अपने आप में बहुत ज़्यादा खत्म होती जा रही हैं। इनफैक्ट ऑयस्टर्स वगैरह जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता जा रहा है। जो आप बात करते हैं ना क्रैब फिशेस की, या आप बात करते हैं क्रुस्टेशियंस की, अगर आप बात करते हैं वो उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। तो दिस इज ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और ये तो सिर्फ मैं मरीन की बात कर रही हूँ। उसमें अगर आप बाद में बात करते हैं, आपको पहले देखा है आपने, आप जब छोटे होंगे तो आपने घरों में हम पता नहीं आपने तो देखा भी है कि नहीं देखा, लेकिन हम छोटे थे तो कौवे बहुत नज़र आते थे, राइट। कौवे बहुत नज़र आते थे। वो छोटी वाली जो चिड़िया होती थी स्पैरोज ना, उनको क्या बोला जाता था, उनको कुछ स्पेसिफिक नाम भी था, गुरैया बोलते थे शायद उनको। वो इतनी ज़्यादा दिखती थी, हर जगह हर घर में दिखती थी। आजकल आप देखेंगे तो कहीं किसी के आंगन में नहीं आती वो, राइट। तो ये कहाँ जा रही हैं ये बर्ड्स जो थी, जो पहले जो स्पीशीज नज़र आती थी, घर घर में नज़र आती थी, वो कहाँ जा रही हैं? वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी, राइट। कौवे नज़र नहीं आते आजकल शहरों में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजंस, राइट। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो ये हो गया चौथा रीजन। क्लाइमेट चेंज की हम बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, आपको क्या मालूम है, हर लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग की जब आप बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या? जो आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, राइट, ग्रीन हाउस गैसेज जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? एमिट हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है, जिसमें हम CO2 की बात कर लें सबसे ज़्यादा, तो ठीक है हम कर रहे हैं ये सब। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हम बात कर लें तो इसके कारण क्या होता जा रहा है? इसके कारण ये हो रहा है कि आपका जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये तो हमने पूरे जो अभी जो इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने कंप्लीट पढ़ा। कितना ज़्यादा डैमेज करती जा रही है वो चीज़ों को, कि आप ये समझ लीजिए कि पहले जो टेम्परेचर था अर्थ का, उसके टेम्परेचर को ये आकलन लाया गया है कि अगर 2100 तक इसी हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो 3 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। ये एक आकलन है। ये भी अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है। कई साइंटिस्ट, कई रिसर्च कह रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। तो अगर इस लेवल तक बढ़ा तो क्या होगा? सारी जो ये जितनी भी आप स्पीशीज की बात करते हैं इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट में और IPCC की रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, तो हम बात करें कि किसी तरह हम इसको 1.5 डिग्री तक ले आए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होती हैं, एमिट क्या करती हैं? जितना उनको रेडिएशन जो है, जितना वो स्पेस में भेजती है उससे ज़्यादा वो ट्रैप करती हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में जो स्पीशीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं और डिटोरिएट होती जा रही हैं। फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को भी नहीं हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सब मर रहे हैं, सब नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। हर केस में अगर आप बात करते हैं तो हमारा रोल जो है, जितनी हमने 5 प्राइमरी ड्राइविंग फोर्सेस की बात की है ना, 5 प्राइमरी ड्राइवर्स की, हम सब मुसीबतों की जड़ हम ही हैं। ये जितना कुछ हो रहा है ये अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं ह्यूमंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पाइवटल रोल प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन हम कर हम ही रहे हैं। ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं कि हेल्दी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हेल्दी बायोडाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पे एक बैलेंस होता है। बैलेंस कैसा होता है? इसमें इंटैक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं, जहाँ पे नेट लॉस नहीं होता सॉइल का, और जिसकी भी अगर आप बात करते हैं अक्यूमुलेशन नहीं होता पॉल्यूटेंट्स का। मतलब जहाँ पे अगर आपकी सॉइल भी अगर आप बात करें ना, तो सॉइल अगर हम प्राइमरी जब पिरामिड की बात करते हैं या ट्रॉफिक लेयर्स की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो उसमें सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें भी जो डेट्रीवोर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो सॉइल को फर्टिलाइज बना करते हैं। तो फर्टिलाइज अगर वो करेंगे, जितनी अच्छी सॉइल होगी उतनी अच्छी फसल होगी, जितनी अच्छी सॉइल होगी उतनी अच्छी खाद होगी, उतनी अच्छी फसल होगी। सुना है ना? तो ये चीज़ पेड़ों पे भी लागू होती है। मतलब जितनी अच्छी सॉइल होगी उतनी अच्छी वो उनकी ग्रोथ होगी, उतनी अच्छा उनका ऑक्सीजन हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेंगे, उतनी बेटर उनकी ग्रोथ होगी। जितनी बेटर उनकी ग्रोथ होगी उतना बेटर आपका जो चेन है, फूड चेन है, वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या बात कर रहे हैं? हेल्दी बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहली बात आ जाती है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इंटैक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होना बहुत ज़रूरी है,
प्रॉपर फूड चेन या प्रॉपर फूड वेब होना बहुत ज़रूरी है, नेट लॉस ऑफ सॉइल को आपको रोकने की ज़रूरत है, और आपको एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स चाहे किसी भी लेवल पे हो, ऑयल सॉइल में हो, एयर में हो, वाटर पे हो, वो आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेटर चाहिए बनाने की ज़रूरत है, आपको जो मिक्सिंग ऑफ माइक्रो प्लास्टिक है वाटर बॉडीज़ में वो भी रोकने की ज़रूरत है, और सॉइल को दूषित होने से रोकने की तो आपको ज़रूरत है ही, राइट। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो आप तो पहला ही ट्रॉफिक लेयर जो है वो बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको हेल्दी बायोडाइवर्सिटी का जो मूल मंत्र है वो समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो मैंने सबसे पहले आपसे बोला था कि कैलिफोर्निया इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में व्हाई कैलिफोर्निया प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, कैलिफोर्निया का जो फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सबसे ऊपर आता है, और उसको डिफाइन किया है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने, क्योंकि अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंडेमिक प्लांट्स है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये किसने किया है ये आकलन, ये बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने किया है, इसको सबसे ऊपर रखा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल कंसेंट्रेशन है, मतलब इतनी वेराइटीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स यहाँ पे पाई जाती हैं जो कहीं पे भी और नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप बात करते हैं, जो अगर आप एरिया वाइज अगर आप देखते हैं अगर उसको, तो वो इतना डेंस कॉन्सेंट्रेशन है उसका कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एरिया वाइज मतलब लोकेशन उसकी कम है और डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको इतना इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। मतलब कितना, तकरीबन 8000 प्लांट स्पीशीज जो है वो इस जोग्राफिकल लोकेशन में पाई जाती हैं, जिसमें से 3400 टैक्सा जो है 3400 टैक्सा जो है वो लिमिटेड है कैलिफोर्निया में सिर्फ इसी स्पॉट पे वो लोकेटेड है, मतलब एंडेमिक है, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करते हैं तो अगर इसका प्राइमरी वेजिटेशन जो है, मतलब ये जो टैक्सा में आप कवर कर रहे हैं 70% उसका प्राइमरी वेजिटेशन का जो पार्ट है वो इससे कवर होता है। सो नाउ यू नो व्हाई कैलिफोर्निया इज कंसिडर्ड टू बी सच एन इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत लिमिटेड एरिया में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा डेंस और सबसे ज़्यादा डेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ आ गए हैं हम एंड पे, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे, जितने क्वेश्चंस अपन कर सकते थे अपन ने बेसिकली IUCN की रिपोर्ट भी कर ली है, अपन ने हर चीज़ इस पे डिस्कशन कर लिया है, कन्वेंशन भी डिस्कस कर लिया है UN का, अपन ने कैलिफोर्निया क्यों है ये भी डिस्कस कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो अब इसके बाहर बची है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है, इसके बाद हम सीधे MCQs पे आने वाले हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप इसको पूरे को कवर कर लीजिए, एनवायरमेंट आप पूरा पढ़ लेंगे, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। मैग्नेट ब्रेन्स पे जाना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे क्या जाएंगे, आपको जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलते हैं, राइट। इसमें ओलंपियाड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये ओलंपियाड आ गया, ठीक है। ओलंपियाड पे क्लिक किया आपने तो इस तरह का पेज ओपन होगा आपका। इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आप निकालते जाइएगा तो देखिए आर एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको, आर एनवायरनमेंट में हमारे जितने लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। मैं फिर से सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि एनवायरनमेंट का टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है और इसके बाद हम MCQs स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको पूरी तरह से रिवाइज एक बार कर लेना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं वो, ठीक है। कैसे करोगे, इस तरह की पेज ओपन होगा, मोर वीडियोस का ऑप्शन भी है, जितना देखना चाहते हो उतना देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी है, ऑलराइट। यही सेम चीज़ जो है, आई एम सॉरी अगैन फॉर द बेयर थ्रोट, बट सेम चीज़ जो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे कैसे करना है आपको, बिल्कुल वही हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट देखनी है, सारी जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें क्या है ना, आपको प्रीवियस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जो रेगुलर अपडेट है वो FB पे और इंस्टा पे तो मिल ही जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, जो भूल गए हो, नहीं पता है, वो मुझे क्या करोगे, आप नीचे लिखोगे कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं, वो आपको याद होगा, 2 आपको मुझे देने हैं, राइट। एक तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि बायोडाइवर्सिटी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उनका मैं एग्जांपल आपको एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, क्लू देती हूँ छोटू सा। उनका नाम जो है वो है E से चालू होता है, एडवर्ड नाम है उनका, चलिए ये भी बता दिया। सरनेम जो है कम से कम वो बता दो, ठीक है। उनका नाम मुझे बताओ, और एक और जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब क्या है वो भी आपको मुझे देना है। नाउ ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। जैसे मैंने कहा कि पूरा एनवायरनमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ताकि MCQs जब करो तो एकदम लॉस्ट ना हो जाओ, है ना, कि ऐसा ना लगे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अभी तक तो आप लोग बहुत ही जागरूक हो चुके होंगे अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, राइट। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड प्ले वेल टू। थैंक यू सो मच।